जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी फर्स्ट बुक का चैप्टर 7 जिसका नाम है परिवहन और संचार। आपको याद आ रहे होंगे ये शब्द। पिछले चैप्टर के अंदर यानी छठे चैप्टर के अंदर हमने तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप पढ़े थे, जिसमें आपको याद आ रहा होगा भी तृतीय क्रियाकलाप में हमने प्रमुख सेवाओं को हमने जाना। भी तृतीय क्रियाकलाप के अंदर सेवाएं आती है, फिर हमने ये जाना भी उसमें परिवहन है, संचार है और जो व्यापार है, ये सारे तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आते हैं। अब उन्हीं में से ये जो परिवहन, संचार और जो व्यापार है, अगले 2 चैप्टर के अंदर इनसे जुड़े हुए विभिन्न जो साधन हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। इनमें से जो 2 है परिवहन और संचार, ये हम अब 7वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे और जो ट्रेड है, व्यापार और वाणिज्य है, इसके बारे में हम चैप्टर संख्या 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो परिवहन, संचार, व्यापार की बेसिक जो जानकारी है, उनकी परिभाषा, उनका जो अर्थ है, वो हम छठे पाठ के अंदर समझ चुके हैं। तो चलिए अब अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको जानकारी है, जो प्राकृतिक जो सामान होता है उसको फैक्ट्री तक लाया जाता है और फैक्ट्री में उनसे नई नई चीजें बनाई जाती हैं। तो जहां नई नई चीजें बनती है वो कहलाता है उत्पादन केंद्र, उद्योग। और वहां से बनी हुई जो तैयार जो चीजें होती है उनको उपभोक्ता केंद्र यानी बाजार तक पहुंचाया जाता है। तो बनी हुई चीजों का फैक्ट्री से बाजार तक इन चीजों को पहुंचाने में योगदान होता है परिवहन, संचार और व्यापार। तो ये इन तीनों के माध्यम से संचालित होती है। व्यापार क्या होता है? वस्तुओं का खरीदना और बेचना, और इसके लिए क्या जरूरी है? परिवहन और संचार है, वो जरूरी है। इसलिए हम इस चैप्टर के अंदर अब परिवहन और संचार को जानेंगे और इसमें भी हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे परिवहन के ऊपर यानी परिवहन के साधनों के ऊपर। तो परिवहन के 3 प्रमुख साधन हैं, जिसमें एक आता है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। आपको ये चीजें जब हम इंडिया वाली बुक पढ़ेंगे वहां पर भी ये बातें सारी आपको काम आएगी, इसलिए यहां पर हम इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। अब बात करें स्थल परिवहन, तो इसके अंदर आता है अपना सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन है, वो भी इसी का ही हिस्सा होता है। और जल परिवहन के अंतर्गत हम 2 चीजों से पढ़ेंगे। अंतःस्थलीय जल परिवहन, जिसके अंतर्गत हम नहरों द्वारा, नदियों द्वारा किस प्रकार से परिवहन किया जाता है, नौकायानों द्वारा, जलयानों द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। और दूसरा इसका सागरीय और महासागरीय जो मार्ग है उनको समझेंगे। तीसरा आएगा वायु परिवहन का, जिसमें हम राष्ट्रीय वायु परिवहन और इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन को समझेंगे। तो परिवहन के 3 साधन हो गए, स्थल, जल और वायु। अब एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और डिटेल ज्यादा पढ़ेंगे हम किन की? स्थल परिवहन की और जल परिवहन की, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की अगर हम बात करें तो बड़े प्रश्न भी इनमें से निकल आते हैं, तो इसलिए अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। अब एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे भी स्थल के अंदर पहले सड़क के बारे में जानेंगे, फिर रेलवे के बारे में, फिर पाइपलाइन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो हम यही जान लें, एक 2 नंबर के प्रश्न के लिहाज से भी परिवहन अपने आप में एक उद्योग है, किस प्रकार से है ये? यानी परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, समझाइए किस प्रकार से? एक 2 नंबर का प्रश्न यहां से निकल सकता है। तो सबसे पहले हम उसको जान ले भी समाज की जो बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है कौन? ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हमारे घर तक माल पहुंचा देता है, घर नहीं तो बाजार तक पहुंचा देता है, वहां से हम लेकर आ जाते हैं। और जब बाजार से लेने जाते हैं तो उसमें भी हम कोई न कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आप सब अच्छे से जानते हो ये तो है नहीं भी आपके घर के आसपास ही सारी चीजें मिलती है।
प्राकृतिक रूप से, और उन्हीं से कोई नई नई चीजें बना ली जाती है और आप अकेले ही उनका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि चीजें वहां बनती है या वहां पाई जाती है जहां पर उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां होती है, और वहां बनने के बाद फिर अलग अलग जगह यानी पूरी दुनिया में उनको भेजा जाता है। उसी के अंदर परिवहन है, वो हमारी हेल्प करता है, और संचार और व्यापार वो सब ये आपस में कोरिलेट हैं, जुड़े हुए हैं। तो परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, क्योंकि ये हमारी यानी समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरी बात हम इसमें लिखते हैं भी परिवहन के लिए गाड़ियों, मार्गों या मार्गों के रख रखाव के लिए कई प्रकार की संस्थाएं शामिल होती है। जैसे सड़क मार्ग बनाना है तो उसके लिए भी एक पूरा इंस्टीट्यूट काम करता है। जो व्हीकल बनाने वाले जो इंडस्ट्रियां हैं उनकी देख रेख भी वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कई प्रकार के इंस्टीट्यूट उनके लिए भी बनाने पड़ते हैं। तीसरा इसका बेनिफिशियली जो बात है इससे जुड़ी हुई वो ये है भी प्रत्येक देश ने अपनी सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास है वो किया है। अच्छी संचार व्यवस्था और तीव्रगामी परिवहन व्यवस्था लोगों के बीच सहयोग और एकता को भी बढ़ाती है। इससे आपस में कोरिलेशन, कोऑपरेशन की भावना है वो बढ़ती है। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाए भी परिवहन एक संगठित सेवा उद्योग है, तो इन 3-4 बातों के माध्यम से चाहे आप पॉइंट बनाकर लिखें या थ्योरिकल रूप से लिखें, अपनी बात को क्लेरिफाई है वो कर सकते हो। और इन परिवहन के विभिन्न साधनों के बारे में हम अच्छे से वाकिफ है, चाहे कार है, बस है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, हेलीकॉप्टर है, वायुयान है, जलयान है, इन सब के बारे में हम अच्छे से समझते हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, और वो भी स्थल परिवहन से यानी लैंड ट्रांसपोर्ट से। अब यहां हम स्थल परिवहन से, जिसमें हमने अभी बात की थी ना, अभी स्थल, जल और वायु ये परिवहन के साधन हैं, अब हम यहां पर पहुंच गए। यहां हमने बात कर ली भी परिवहन एक उद्योग, एक सेवा है, कैसे उसके बारे में बता दिया। परिवहन की परिभाषा या परिवहन जाल की परिभाषा पर बात नहीं की, क्योंकि ये हम पहले कर चुके हैं भी व्यक्तियों या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना परिवहन ट्रांसपोर्ट कहलाता है। और जहां पर जितने ज्यादा योजक लिंक्स होते हैं जो नोड को आपस में जोड़ते हैं वो परिवहन जाल है वो कहलाता है। तो ये दो परिभाषा हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अब हम सड़क मार्ग को आगे स्टार्ट करें उससे पहले स्थल यानी इन तीनों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं उनको हम स्थल परिवहन के पॉइंट के अंदर समझ लेते हैं। अब आप ये भी सोच सकते हैं भी इनकी क्या जरूरत है, फिर तो सारा चैप्टर ही हो जाएगा, फिर नोट्स कैसे बनेंगे। तो आपको अच्छे से पता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके वन लाइनर क्वेश्चन भी आते हैं और आजकल तो फिल इन द बैलेंस यानी रिक्त स्थान वाले प्रश्न भी आते हैं। तो इन्हीं टॉपिक में से वैसी की वैसी लाइनें उठा ली जाती है, बीच में रिक्त स्थान छोड़ दिया जाता है और आपको कहा जाता है इसको भरिए। तो अगर आप अच्छे से उनको रीड आउट नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे लास्ट ईयर एक प्रश्न आया था जिसकी हम अभी आगे चलकर बात करेंगे और ज्यादातर बच्चे उस प्रश्न के अंदर है वो मात खा गए। तो जो 100 का सोचते थे वो 99 पर अटक गए। क्यों? क्योंकि इतनी गहराई से शायद उन्होंने उन चीजों को नहीं पढ़ा होगा। इसलिए मैं यहां सिर्फ मोटी मोटी बातें या सिर्फ माहौल बनाने के लिए या आपको इंप्रेस करने के लिए बात नहीं करूंगा। मेरा उद्देश्य है भी बच्चे के एक एक बात क्लियर हो। रही बात याद रखने की तो हम इनसे बार बार बात करेंगे, कई बार रिवीजन करेंगे तो वो चीजें अपने आप ही याद हो जाएगी, क्योंकि हमारा मिशन बहुत बड़ा है, अब की बार 90 पार। तो इसके लिए हम हर टॉपिक से बात करेंगे, याद की टेंशन आप मत रखिएगा। तो चलिए स्थल परिवहन से जुड़ी हुई कुछ 10-12 बातों के ऊपर बात कर लें। पहला है कि अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं का जो परिवहन है वो स्थल मार्गों से होता है। सिंपल सी बात। अब आपको क्या है भी प्रश्न कैसे आ जाते हैं एग्जाम में कि अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं का परिवहन, रिक्त स्थान दे दिया, फिल इन द बैलेंस बना दिया, यहां पर से होता है। लो जी, अब पढ़ा हुआ है और याद तो करना ही नहीं है, ये अपने आप ही कमबख्त याद हो जाएगा। तो वस्तुओं और सेवाओं का परिवहन ज्यादातर किस मार्ग से होता है? वो है
स्थल परिवहन से होता है। दूसरी बात करें, शुरू में जैसे जैसे मानव का विकास होता जा रहा था वैसे वैसे ही परिवहन, संचार, व्यापार के नए नए तरीके हैं वो इजाद किए गए थे। स्टार्टिंग में तो परिवहन और संचार जो सेवा थी उनका एक ही माध्यम होता था, भी इंसान ही वस्तुओं को इधर उधर लेके जाता था, वो यानी वही परिवहन का काम करता था और वही संचार का काम करता था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो ये बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया, तो इसलिए हमने परिवहन और संचार को अलग अलग पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और ये आपको अच्छे से पता है भी ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। तो आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे, किसी चीज को एक जगह से दूसरी ले जाने में इंसान खुद ही काम करता था, सामान्य सी बात होगी। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वो पशुओं का इस्तेमाल करने लगा, चाहे खच्चर, घोड़े, ऊंट, किसी का भी सामान को ढोने के लिए या लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए पहले खुद वाहक था और बाद में पशुओं का इस्तेमाल करने लगा, जैसे जैसे उसकी समझ विकसित होती गई। चलिए, एक समय ऐसा आया जब इंसान ने किसका आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया। तो जब पहिए का आविष्कार कर लिया तो फिर उसने क्या बनाई, गाड़ी बना ली। आगे चल के ट्रेन के लिए वो डिब्बे भी बना लिए, भी माल को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देंगे। तो पहिए के आविष्कार के साथ ही गाड़ियां और माल डिब्बों का प्रयोग है वो भी महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद में फिर परिवहन में क्रांति आ गई। जैसे ही पहिया बना तो अब थोड़ा सा काम, माल इधर उधर पहुंचाने वालों की संख्या भी बढ़ने लगी, लोगों को 2 रुपए की इनकम है वो भी स्टार्ट हो गई। तो परिवहन में क्रांति फिर 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। यह प्रश्न आया था लास्ट ईयर आरबीएसई बोर्ड के अंदर, 18वीं शताब्दी में खालिस्तान के आविष्कार के बाद परिवहन में क्रांति आई। तो बहुत सारे जो बोर्ड की कॉपीज जो आई हम टीचर्स के पास, तो हमने देखा भी ज्यादातर बच्चे हैं वो इस प्रश्न के अंदर गच्चा खा गए थे। तो इसलिए इन टॉपिक्स की लाइनों को समझना जरूरी है, याद करने की तो जरूरत नहीं है। आपको पता है परिवहन करना है तो सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, स्थल मार्ग का। पहले कौन करता था इधर उधर सारे सामान को, का इंसान खुद का। फिर क्या हुआ, फिर पशुओं का इस्तेमाल करने लगा। फिर क्या हुआ, फिर पहिया बना लिया तो गाड़ियों से इधर उधर वो माल को ले जाने लगा, लोगों को इधर उधर पहुंचाने लगा। फिर क्या इंसान ने भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार कर लिया। कौन सी सदी में, फिर 18वीं सदी में भाप के इंजन का आविष्कार हो गया। तो परिवहन में और क्रांति है वो आ गई, और ज्यादा फलने फूलने ये लग गया। फिर आगे चलें, इसी भाप इंजन की बात करें तो 1803 के अंदर, 1803 में पहला रेल इंजन भी बना लिया गया था। भाप से चलने वाला रेल इंजन है वो 1803 में बना लिया था। ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। तो जो सिलेबस के अंदर है उससे हम अच्छे से बात कर लेंगे। और वो आता है 1825 वाला जो मैटर, वो है कि पहली सार्वजनिक रेल मार्ग, यानी लोगों के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो रेल लाइनें बिछाई गई वो आई 1825 में। और कहां पर, उत्तरी इंग्लैंड में, यानी यूरोप में। आपको पता है यूरोप के अंदर ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई थी। तो उत्तरी इंग्लैंड के अंदर स्टॉकटन और डार्लिंगटन, ये जगह के नाम है। उत्तरी इंग्लैंड के अंदर स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच में ये रेल लाइन बिछाई गई, और ये पहली भाप से चलने वाली रेल लाइन, जो रेलवे है वो स्टार्ट हुई। ये उसी की पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, जैसे खुले डिब्बे हैं और इनके ऊपर ये देखिए लोग बैठे हैं, और ये भाप से चलने वाला यहां पर इंजन दिखाया गया है। तो सबसे पहले सार्वजनिक रूप से, प्राइवेट नहीं, वो प्राइवेट थी, 1803 में बना दिया, कर दिया। ये वहां की गवर्नमेंट ने पब्लिक को अपने ट्रांसपोर्ट के लिए जो परमिशन है वो मिल गई थी यहां पर। तो पहली सार्वजनिक रेल लाइन है या जो रेल चली वो 1825 में उत्तरी इंग्लैंड में किसके बीच, स्टॉकटन और डार्लिंगटन के बीच प्रारंभ हुई। उसके बाद तो फिर क्रांति और आ गई। परिवहन का ये साधन है वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया, और दूसरे साधनों की बजाय इससे वो जल्दी भी आगे से आगे
पहुंचने लग गया था। तो तीव्रतम है वो हो गया परिवहन का काम। तो ये हो गई 6 लाइनें। अब 5-6 और देख लेते हैं और क्या इनमें महत्वपूर्ण बातें निकलेगी। उसके बाद में आता है फिर आगे चलकर हो गया स्वचालित इंजन, ऑटोमेटिक इंजन, मशीनरी वाला जो सिस्टम आ गया, जैसे कि आजकल ऑटो स्टार्ट वाला जो सिस्टम है, चाबी मारी घुर्र स्टार्ट चल। तो स्वचालित इंजनों के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी और उन पर चलने वाले वाहन जो कार बस ट्रक जो चलते हैं, इनकी वजह से फिर क्रांति आ गई। तो जैसे ही ऑटोमेटिक इंजन आ गए और तो सड़कें भी अच्छी बनाई जाने लग गई और उन पर चलने वाले जो साधन हैं वो भी बढ़ गए और इससे परिवहन में एक क्रांति एक बार फिर आती है। फिर बात करें स्थल परिवहन यानी लैंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में आगे चलकर फिर नई नई चीजें विकसित हुई। पाइपलाइनों से परिवहन किया जाने लगा। दूसरी बात करें रोप मार्गों के, रोपवे जिसको कहते हैं, रोपवे आप कई बार मंदिरों में या देखे होंगे पहाड़ियों पर जो होते हैं नीचे से ऊपर तक रोपवे के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। फिर आगे तार मार्ग यानी केबल लाइंस, जमीन के अंदर पाइपों के अंदर केबल डालकर लाइनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। पाइपलाइन होती है, इनसे लिक्विड चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। तो ये भी सब क्या है, ये भी तो ट्रांसपोर्ट के ही सिस्टम है। अगर आप लिक्विड चीज को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो तो यानी पाइपलाइन आ गई। आप लोगों को सामान को नीचे से ऊपर एक तार के माध्यम से एक वो क्या कहते हैं उसको अपना वो झूला बना दिया जाता है, उड़न खटोला जिसको कहें, तो वो रोप मार्ग हो गया। तार मार्ग यानी केबल लाइन जो बिछाई जाती है, आप सब वाकिफ हो इन सब चीजों से। तो इनसे फिर ये नए रूप है वो परिवहन के हमें देखने को मिले। पुराने वाले तो चल ही रहे थे, ये नए वाले भी साथ साथ चलने लगे। फिर रेल मार्ग, समुद्री पोत यानी जो बंदरगाह हैं, नौकाएं, मोटर ट्रक, पाइपलाइनें, ये सब क्या कहलाते हैं, ये बड़े मालवाहक हैं। इनकी सहायता से ज्यादा माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। हो गई बात। उसके बाद में बात करें, जैसे आप कभी रेलवे लाइन गए हो, आजकल भी बड़े स्टेशनों के ऊपर आपको कुली मिल जाते हैं। अमिताभ बच्चन की फिल्म भी है कुली, मानव कुली, बोझा ढोने वाले जो पशु गाड़ियां या जो माल डिब्बे जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप है परिवहन के, ये खर्चीले हैं। इनमें थोड़ा सा पैसा आपका खर्च ज्यादा होता है क्योंकि इंसान को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पर। जबकि जो बड़े मालवाहक होते हैं ये रेल मार्ग, समुद्री पोत, नौकाएं यानी समुद्री पोत यानी बड़े जलयान हो गए आपके, इनके ये थोड़े सस्ते पड़ते हैं। ये भी आपको पता है अच्छे से। तो नई चीज तो कुछ मिली नहीं जिससे आपको कोई टेंशन हो। और एक चीज अब आती है कि पर्वत, मरुस्थल या बाढ़ संभावित जो क्षेत्र होते हैं उन जगहों के अंदर ये जो स्थल मार्ग है इनका निर्माण करना है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। क्यों होता है चुनौतीपूर्ण? क्योंकि इन एरियाज के अंदर अगर आप रेल लाइन, रोड वगैरह आप तैयार करवाते हो तो उनके रख रखाव पर अधिक खर्चा है वो आता है। तो इसलिए इन जगहों पर इन जो लैंड ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उनको चलाने के लिए जो मार्ग बनाने पड़ते हैं उनको बनाना थोड़ा खर्चीला काम है, चुनौतीपूर्ण वाला काम है। तो देखिए 11 लाइनों में हमने जो हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण लाइनें कर ली, जिनका फायदा हमें 1 नंबर वाले प्रश्नों में, चाहे वो एमसीक्यू के रूप में आ जाए चाहे वन लाइनर के रूप में, और तीसरा रूप है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान के प्रश्नों के रूप में आ जाए तो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो इनसे मिलने वाला है। आप चाहें तो इनको नोट्स फॉर्म में उतार सकते हैं, साइड में स्क्रीनशॉट है वो इनके आप लेकर उतारना चाहें तो उतार लीजिएगा, बहुत बेनिफिट है वो मिलता है। चलिए, लैंड ट्रांसपोर्ट से जुड़ी हुई सारी बातें हो गई। अब इन्हीं से जुड़े हुए कुछ साधन हैं उनकी बात कर ले। बोझा ढोने वाले पशु यानी पैक एनिमल्स के बारे में बोर्ड में आया हुआ एक प्रश्न है इन्हीं में से। हम कई बार क्या है इनको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, भी ये तो हम कर देंगे, सुन तो लो, कर तो आप दोगे ही। जैसे माल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए पशुओं में घोड़े का इस्तेमाल होता है, तो भारवाही पशुओं के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, तो घोड़े का इस्तेमाल होता है, सामान्य बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। कुत्ते और रेंडियर का इस्तेमाल होता है।
इनका इस्तेमाल कहां पर होता है? हिमाच्छादित जो क्षेत्र है उन जगहों के अंतर्गत, हिमाच्छादित बर्फ वाले जो एरियाज होते हैं, जैसे आप बात करें भी उत्तरी कनाडा हो गया, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वाला एरिया हो गया, ऊपर वाला साइबेरिया वाला जो इलाका हो गया जहां बर्फ जमी हुई रहती है, तो वहां पर गाड़ी को खींचने के लिए रेंडियर या फिर कुत्तों को आपस में इस प्रकार से जोड़ लिया जाता है, या सिंगल ही वो उस गाड़ी को खींचते हैं। जो बर्फ पर चलने वाली जो गाड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है? सलेज कहा जाता है। एक फट्टा सा होता है, उसको खींचते जाते हैं, वो उसके ऊपर ही फिसलता हुआ चला जाता है। तो कुत्ते और रेंडियर का इस्तेमाल हिमाच्छादित क्षेत्रों में स्लेज गाड़ी को खींचने में किया जाता है। खच्चर है वो, इसका इस्तेमाल पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है। ऊंटों का जो प्रयोग है वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में किया जाता है। बैलों का प्रयोग है भारत में लगभग होता ही है, गांवों के अंदर मिल ही जाते हैं। छकड़ा गाड़ी जो गाड़ियां बनी हुई होती हैं हमारे एरिया में, जिसको गाड़ा बोलते हैं, उसको खींचने में भी इसका इस्तेमाल है वो किया जाता है। तो बोझा ढोने वाले ये पशु हैं, हम सब इनसे परिचित हैं। और कुत्ता और रेंडियर है, ये बर्फीले क्षेत्रों के अंतर्गत माल को एक जगह से दूसरी जगह पर यानी सलेज गाड़ी को खींचने में किया जाता है। चलिए जी, अब बात स्टार्ट कर लेते हैं अपने स्थल परिवहन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ गया पहला, जिसका नाम है रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन। और आपको पता है सड़कें कच्ची और पक्की दोनों प्रकार की होती है। हालांकि कच्ची सड़कों को बनाना है वो थोड़ा आसान होता है, लेकिन जब बारिश वगैरह आ जाती है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, जो सड़क है वो टूट जाती है। हालांकि पक्की जो सड़कें बनाते हैं ज़्यादा बारिश के टाइम में तो उनका भी नुकसान हो जाता है, तो काफ़ी रख रखाव है वो उनका, यानी ध्यान रखने का काम किया जाता है। मेंटेनेंस का खर्चा इनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। तो अब हम सड़क परिवहन को दो बिंदुओं से जान ले। एक तो है भी सड़क परिवहन की पॉजिटिव बातें क्या है, और दूसरा है इसके नेगेटिव एस्पेक्ट है वो क्या है। तो सबसे पहले पॉजिटिव बात सड़क परिवहन को लेकर, सबसे प्यारा प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, छोटी दूरियों के लिए सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है? छोटी दूरियों तक कोई माल पहुंचाना है तो रोड ट्रांसपोर्ट, सड़क परिवहन सबसे सस्ता साधन पड़ता है। और सड़कों द्वारा माल का, कार्गो का परिवहन है वो भी सस्ता होता है। अब यह प्रश्न बन गया भी सड़कों या सड़क मार्ग द्वारा माल का परिवहन सस्ता पड़ता है, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा घर घर वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है, डोर टू डोर चीजें पहुंचा दी जाती है आजकल। तो तीसरी बात आती है कि सड़कें देश के व्यापार वाणिज्य को विकसित करने में सहायक है। इससे अगर जिस एरियाज के अंदर रोड ट्रांसपोर्ट अच्छा डेवलप होगा तो वहां व्यापार भी अच्छा समृद्ध है वो देखने को मिलता है। और ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा है तो घूमने वाले भी आ जाएंगे अपना टाइम व्यतीत करने के लिए, यानी पर्यटन को बढ़ाने में भी सहायक है। तो ये चार महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जिसमें हम कह सकते हैं भी रोड ट्रांसपोर्ट परिवहन, जो सड़क परिवहन है वो बहुत ही अच्छा होता है। नेगेटिव बात क्या है? नेगेटिव बात यह है भी सड़क को बनाने में निर्माण का खर्चा आता है और रख रखाव का खर्चा, यानी मेंटेनेंस। यूं नहीं है भी एक बार सड़क बना दी तो वो टूटेगी नहीं, बारिश हुई खड्डे हो जाते हैं। ये भी डिपेंड करता है जिस ठेकेदार से बनवाई उसने उसमें कौन सा माल इस्तेमाल किया। जब सड़क बनती है तो उस गांव की, आसपास के लोगों की ये जिम्मेदारी होती है भी वो उसका ध्यान रखे भी क्या सही मानकों से सड़क बन रही है या नहीं बन रही। तो नेगेटिव है भी इसके निर्माण और रख रखाव के ऊपर खर्च है वो अधिक आता है। दूसरा ये आता है अगर उस इलाके के अंदर सड़क जो सिस्टम है वो अगर विकसित नहीं होता है तो वहां पर यातायात संकुलता यानी ट्रैफिक जाम की समस्या है वो भी देखने को मिलती है। सड़क परिवहन अच्छे से विकसित नहीं होगा तो आप देखेंगे जगह जगह है वो ट्रैफिक जाम हो जाता है। अगर सड़क ज्यादा चौड़ी नहीं है तब भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं सड़क परिवहन को लेकर। तो सड़क परिवहन से जुड़ी हुई ये 6 बातें, जिसमें 4 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव की बात कर ली। अब यहां पर एक टॉपिक मिल गया अब अपने को आगे बढ़ने के लिए, और वो है ट्रैफिक यानी यातायात संकुलता।
अब हम इसको थोड़ा सा जान लेते हैं एग्जाम की दृष्टि से, और वो है यातायात प्रवाह यानी ट्रैफिक फ्लो की बात है वो करते हैं। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुसार जब विकसित नहीं हो पाता है तो सड़कों के ऊपर संकुलन यानी जाम लिख दीजिए, संकुलन लिख दीजिए, भीड़ लिख दीजिए। विकसित नहीं है सड़क मार्ग तो जाम की समस्या है वो वहां पर बढ़ जाएगी। अब देखिए ऐसे होते हैं ना, ये आने वाले साधनों के लिए मार्ग है, ये जाने वाले साधनों के लिए मार्ग है। ये देखिए गाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी यहां पर खड़ी है तो यानी जाम की समस्या है वो यहां पर देखने को मिल रही है। और ये समस्याएं ज्यादातर किसी भी देश में कब देखने को मिलती है? सुबह और शाम के टाइम, वो भी एक निश्चित टाइम पर आपको ज्यादा भीड़ दिखाई देगी। ज्यादातर देखा जाता है जो ऑफिस टाइम होता है, जब कर्मचारी या मजदूर जो भी होते हैं श्रमिक वो काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं तो मोस्टली ऑफिसों का टाइम आपको 10 से 5 मिलता है, तो 8 से 10 के बीच में सुबह और शाम को 5 से 7 के बीच है आपको सड़कों के ऊपर ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा, ज्यादा भीड़ है वो देखने को मिलती है, जिन्हें कहा जाता है उच्च बिंदु। उच्च बिंदु। और जब भीड़ नहीं होती दिन का उस टाइम, जैसे दोपहर के टाइम गर्मी होती है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं होती, उसको कहा जाता है निम्न बिंदु कहा जाता है यानी गर्त कहा जाता है। तो एक निश्चित टाइम पर दिन में आपको ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या देखने को मिलती है। इससे क्या प्रॉब्लम होती है? फिर हो गया तो हो गया, प्रॉब्लम होती है इससे मोटर चालकों को और यात्रियों का जो समय है वो खराब होता है। व्यापारियों को व्यापार में हानि होती है, टाइम पर माल नहीं पहुंच पाता है। व्यक्तिगत नुकसान भी होता है, अगर व्यक्ति टाइम पर ऑफिस में नहीं पहुंचेगा तो जाकर उसका बॉस उसको कुछ कहेगा, उसका पूरे दिन का दही हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। और ज्यादा टाइम तक जाम में गाड़ियां खड़ी रहेगी और अगर वो स्टार्ट है तो उससे मशीनरी भी खराब होती है और साथ में पोल्यूशन की समस्या है वो भी होती है। और आपने देखा होगा जब जाम लग जाता है तो कैसे लोग गाड़ियों से मुंह निकालकर एक दूसरे से हॉर्न बजा बजा के लड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो ट्रैफिक जाम जब होता है तो कई प्रकार की हमारी समस्याएं हैं वो देखने को मिलती है। और ये बात हम इसलिए कर रहे हैं, कई बार अप्लाइड क्वेश्चन है वो बोर्ड के अंदर आ जाते हैं भी, अगर यातायात संकुलता बढ़ जाती है, भीड़ बढ़ जाती है तो उससे क्या हानि होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो, या इसी से मिलती जुलती ऐसी और बात जो आपके माइंड में है वो भी आप लिख सकते हो। ये जरूरी नहीं भी इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर में जो किताब में लिखा है वो ही लिखना होता है, ये कतई जरूरी नहीं है। प्रश्न का उत्तर सटीक और सही होना चाहिए, चाहे उसका आंसर उस किताब में हो या नहीं हो। चलिए, अब अगर शहरों में जाम लग ही गया तो जाम हटवाने की भी कोशिश कर ले। तो बात करते हैं नगरीय परिवहन का समाधान है वो कैसे किया जाए, अर्बन ट्रांसपोर्ट का सॉल्यूशन क्या है। फिर भी जाम वाली ये समस्याएं नहीं रहे, क्योंकि ज्यादातर ये समस्याएं हमें कहां देखने को मिलती है? शहरों में ही तो देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है भी हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, वरना ट्रैफिक जाम की समस्या आ जाएगी। दूसरा है सामूहिक शीघ्र संचरण यानी मास रैपिड ट्रांजिट यानी MRT को विकसित करना चाहिए, तेजी से कहीं पहुंचाने के लिए। जैसे आजकल इंडिया में बात करें तो मेट्रो ट्रेन है वो विकसित की जा रही है, तो मेट्रो ट्रेन से आदमी जल्दी से जल्दी दूसरी जगह पर पहुंच सकता है। तो आम आदमी या ऑफिशियली जो आदमी है वो मेट्रो ट्रेन से अपने सफर पर जाने को प्राथमिकता देंगे, तो इस वजह से जाम कम हो जाएगा क्योंकि साधन कम हो जाएंगे सड़क के ऊपर। तीसरा है कि सार्वजनिक बस सेवाओं में सुधार करना चाहिए। अगर अच्छी फैसिलिटी वहां होगी, टाइम टू टाइम बसें चल रही होगी, तो वो पर्सनल साधन की बजाय सामूहिक बस का इस्तेमाल है वो आम आदमी करना ज्यादा पसंद करेगा। और द्रुतगामी मार्ग यानी एक्सप्रेस वे जो है उनको विकसित करना चाहिए। 6 लाइन 8 लाइन जो हाईवेज है, एक्सप्रेस है, उनको ज्यादा से ज्यादा बनाना चाहिए ताकि ये ट्रैफिक जाम वाली जो समस्या है वो नहीं देखने को मिले। तो एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है भी नगरीय परिवहन में जाम की समस्या के समाधान के लिए आप क्या उपाय सुझा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उपाय है वो सुझा देंगे भी, हाँ इस तरीके से ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा है वो मिल सकता है।
जैसे ये यहाँ पर मेट्रो ट्रेन दिखा रखी है, ये आप देखें यहाँ पर 4 व्हीलर के लिए अलग से रास्ता बना लिया, ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल हो रहा है। दुपहिया वाहन, साइकिल, मोटरसाइकिल, इनके लिए अलग रास्ता बना दिया। पैदल चलने वालों के लिए रोड के साइड में अलग से रास्ता बना दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं सिटी के अंदर क्यों की जाती है? ताकि ट्रैफिक जाम की, संकुलता की समस्या है वो नहीं आए। तो ये हो गया जी अपना सड़क से रिलेटेड काम। अब सड़क के ऊपर यूं तो है नहीं भी कच्ची और पक्की छोटी सड़कें ही होती है, कुछ बड़े मार्ग भी बनाए जाते हैं। तो सड़क परिवहन का ही अगला टॉपिक है अपना महामार्ग, यानी हाईवे जिसको कहा जाता है। हाईवेज, बड़े बड़े 6 लाइन 4 लाइन जो राजमार्ग है वो विकसित कर दिए जाते हैं। बीच में बहुत बड़े बड़े डिवाइडर लगा दिए जाते हैं, यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि एक दूसरे के ऊपर रात में लाइटनिंग है वो आंखों के ऊपर नहीं पड़े, ताकि ड्राइविंग है वो सेफ भी हो सके। तो चलिए अब हाईवेज की बात कर लें, ये भी सड़क परिवहन ही है। तो सबसे पहले तो भी महामार्ग कहते किसे हैं? तो दूरस्थ स्थानों यानी दूर के स्थानों को जोड़ने वाली जो पक्की सड़कें होती है उन्हें महामार्ग कहा जाता है। और इन महामार्गों से बिना बाधा के, बिना ट्रैफिक जाम के यातायात है, यानी परिवहन के साधन है, वो अपना आवागमन है वो करते हैं। ज्यादातर इसमें जो सड़कें होती है वो 80 मीटर चौड़ी होती है। दोहरे मार्ग होते हैं। दोहरे मार्ग का मतलब आने वाले साधनों के लिए अलग से और जाने वाले साधनों के लिए अलग से, और बीच बीच में आपको पुल या फ्लाईओवर है वो भी देखने को मिलेंगे। इंडिया वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे परिवहन को लेकर तो आप इन्हीं चीजों को वहां और अच्छे से उदाहरणों से भी जानेंगे। अब बात करें, क्योंकि यहां हम विश्व की बात कर रहे हैं, तो वैश्विक संदर्भ में अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है वहां पर हाईवेज का घनत्व है वो ज्यादा मिलता है। 0.65 किलोमीटर प्रति वर्ग किलोमीटर है वो मिलता है। यहां के जो हाईवेज हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के, हर 20 किलोमीटर के ऊपर हाईवेज मिल जाते हैं। तो अगर 20-20 किलोमीटर, तो साइडों में कोई गांव है, कोई छोटा शहर है, तो हर 20 किलोमीटर के बाद आपको वहां पर हाईवेज है वो मिल जाते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में महामार्गों की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। चलिएगा अभी इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएं और इसके अंदर अब हम पढ़ें महामार्गों में ही महाद्वीपीय महामार्ग, और वो भी मेन जो बातें जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। भी विभिन्न महाद्वीपों में, कॉन्टिनेंट्स के अंदर भी तो बड़े बड़े जो हाईवेज हैं वो बने हुए हैं जो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचा देते हैं किसी कॉन्टिनेंट से। और इसी प्रकार की बातें जब हम आगे चल के रेल मार्ग पढ़ेंगे तो वहां पर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग भी पढ़ेंगे। ये महाद्वीपीय महामार्ग है हाईवेज, और रेल मार्ग के अंदर हम रेल मार्गों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करें ट्रांस कनाडियन महामार्ग। ट्रांस कनाडियन महामार्ग ये किसको जोड़ता है? ये आप यहां मानचित्र में देखिएगा, ये है ट्रांस कैनेडियन हाईवेज। ये यहां पर ये कनाडा है, और कनाडा के वैंकूवर को इधर सेंट जॉन से जोड़ता है। वैंकूवर से, ये रेड कलर के अंदर जो दिखा रखा है ये हाईवेज है, और आगे चलकर आप देखेंगे इस हाईवे के पास ही रेल मार्ग भी है। ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग जब हम पढ़ेंगे, और यहां क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांस का मतलब होता है पार, यानी इस महाद्वीप के एक सिरे को दूसरे सिरे पर जोड़ दिया जाता है। ये पूर्वी सिरा हो गया इसका, और ये हो गया पश्चिमी। तो पश्चिम के वैंकूवर को पूर्व के सेंट जॉन से जोड़ता है। ये ट्रांस कैनेडियन हाईवेज महामार्ग की बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं अगले की। तो आप देखेंगे अगला जो महामार्ग है वो है अलास्का महामार्ग। अलास्का महामार्ग, अलास्का महामार्ग उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर ही है, और ये एंकोरेज को, यहां पर एंकोरेज को एडमंटन से जोड़ता है। एंकोरेज को एडमंटन से जोड़ता है। कौन सा? अलास्का महामार्ग। अलास्का महामार्ग, क्योंकि अलास्का है ये अमेरिका का, इधर बीच में फिर क्या आ गया, ये कनाडा आ गया, फिर नीचे यूएसए फिर आ जाता है। तो ये यूएसए का ही हिस्सा है अलास्का, जो एंकोरेज को एडमंटन से जोड़ता है। कौन सा हो गया? अलास्का महामार्ग। अब बात करें और
पैन अमेरिकन महामार्ग, पैन अमेरिकन महामार्ग। इसमें आप देखेंगे ये दोनों महाद्वीपों को आपस में जोड़ता है। ये है, ये आपको पता है, यहां से चलें, ये कनाडा आ गया, यूएसए आ गया, मैक्सिको आ गया, ग्वाटेमाला, और ये सारे मध्य महाद्वीप, मध्य अमेरिका वाले देश आ गए, ये दक्षिणी अमेरिका के देश आ गए, और ये हो गया उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ने वाला, ये देखिए पूरे को, इस पूरे कॉन्टिनेंट्स को ही आपस में जोड़ने वाला ये हाईवेज है, जिसका निर्माण कार्य है वो चल रहा है। जिस दिन कंप्लीट हो जाएगा तो आप देखेंगे एक महाद्वीप के छोर से दूसरे महाद्वीप को क्रॉस करते हुए और दूसरे के अगले वाले के लास्ट तक पहुंचा जा सकेगा, और वो है पैन अमेरिकन महामार्ग। तो आप देखेंगे इसके अंतर्गत हम किसकी बात कर रहे हैं? पैन अमेरिकन महामार्ग के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी आपस में जुड़ जाएंगे। इसके बाद में अगला है पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग। पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग ये कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया में, और ये है महामार्ग डार्विन को पोर्ट अगस्टा से जोड़ता है। उसके बाद में बात करें रूस की, तो रूस आपको पता है इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो यूरोप महाद्वीप में है, पूर्वी हिस्सा है वो एशिया महाद्वीप में है। दोनों को बीच में डिवाइड करने वाली यूराल पर्वतमाला है। और यूरोप का बात करें, यूरोप का तो जो पश्चिमी यूरोप है वो ज्यादा विकसित है, यहां पर यूराल पर्वतमाला है, यहीं पर पॉपुलेशन भी ज्यादा है, औद्योगिक क्षेत्र भी यहां पर यूरोप के, रूस के अंदर, रूस की बात करें तो पश्चिमी जो रूस है वहां पर ज्यादा जो विकास काम है वो मिलते हैं, उद्योग मिलते हैं। तो यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ, और इसकी धुरी है मास्को, जो कि रूस की राजधानी है। और रूस के अंदर बात करें, महामार्गों की तुलना में ज्यादा जो महत्वपूर्ण भाग है वो इसका वो होता है रेल मार्ग, क्योंकि उसकी भौगोलिक रूप से अगर बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है। तो अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने की रेल मार्ग है। तो आगे चल के जब रेल मार्ग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे भी रूस वाला रेल मार्ग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एशिया महाद्वीप की तरफ रुख करें, तो चीन के अंदर है वो महामार्ग एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं, यानी कोई भी महामार्ग कहीं से भी आ रहा है वो आपस में एक दूसरे को काटते हैं, यानी जुड़े हुए हैं सारे आपस के अंतर्गत, क्रिस क्रॉस हैं। और यानी चाइना के जो भी बड़े बड़े जो सिटीज हैं वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे क्रिस क्रॉस भी कहा जाता है। तो महामार्गों की क्रिस क्रॉस व्यवस्था आपको किस देश के अंदर देखने को मिलती है? चाइना के अंदर, यानी चीन में देखने को मिलती है। चलिए अब थोड़ा सा इंडिया की बात भी कर ले अपने, और ये मानचित्र आपका हो ही गया। इंडिया की बात करें तो भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं। अब इंडिया के बारे में यहां ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया वाली जब बुक पढ़ेंगे वहां हो ही जाएगी ये सारी बातें। लेकिन एक बात यहां पर जरूर करेंगे, और वो है राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7। हालांकि जिस राष्ट्रीय महामार्ग यानी नेशनल हाईवे 7 की हम यहां इंडिया में बात कर रहे हैं, आज उसके नाम जो ये क्रम संख्या जो है इनको बदल दिया गया है, लेकिन पुराने नाम वाली जो NH7 है यहां पर उसका उदाहरण है। अगर एग्जाम में आया तो यही NH7 जो कि पुराना नाम है उसका, उसी पर पूछा जाता है। आज क्योंकि परिवहन के जितने भी ये नेशनल हाईवेज थे, इनका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में सम और विषम संख्याओं के आधार पर इनका जो नया सीरियल नंबर है वो दे दिए गए हैं। तो राष्ट्रीय महामार्ग 7 जो कि इसका पुराना क्रमांक है, ये वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है। वाराणसी यूपी के अंदर है, और कन्याकुमारी यानी दक्षिणी भारत, तमिलनाडु का सबसे लास्ट में कन्याकुमारी। तो वाराणसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है कौन सा? NH7 है। और उस हिसाब से बात करें तो यह देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय महामार्ग रहा है NH7। पुराने क्रमांक के हिसाब से बात कर रहे हैं, आप इसी के आधार पर इसको ध्यान में रखिएगा। अब लास्ट में अफ्रीका महाद्वीप पर भी थोड़ी सी बात कर लें। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीरियस को गुआना के कोनार्की से जोड़ता है, और इसी प्रकार कैरो है वो केप टाउन से जुड़ा हुआ है। तो अफ्रीका में,
अब ये नहीं है भी आपको इनको ज्यादा रटने की आवश्यकता है, बस थोड़ा सा गौर कर ले, थोड़ा सा नक्शे के हिसाब से देख ले, जितना याद रह जाए सही है, नहीं याद रहे तो भी सही है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से सड़क परिवहन का विभिन्न महाद्वीपों के अंतर्गत किस प्रकार का और विशेषकर हाईवेज की क्या सिचुएशन है, उनको हमने हमारी परीक्षा की दृष्टि से मेन जो बातें हैं उन सबको जान लिया। चलिए अब सड़क से जुड़ा हुआ ही अपना अंतिम टॉपिक है, वो है सीमावर्ती सड़कें यानी बॉर्डर रोड्स। तो आपको नाम से स्पष्ट है, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सहारे बनाई गई सड़कें क्या कहलाती है? सीमावर्ती सड़कें। बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं? तो किसी भी देश की अगर दूसरे देश के साथ कोई बॉर्डर लगती है तो उस बॉर्डर के पास में जो सड़क बनाई जाती है उस अंतरराष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए, वहां पर माल पहुंचाने के लिए, खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए जो सड़क बनाई जाती है उसे सीमावर्ती सड़क कहा जाता है। इससे क्या होता है, दूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं उनको प्रमुख नगरों से जोड़ा जा सकता है। यह डिफेंस यानी प्रतिरक्षा प्रदान करने में सहायक है। लड़ाई के समय रसद सामग्री को, जो हथियार वगैरह उनको पहुंचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है वो इन सड़कों का रहता है। गांव और सैन्य शिविर तक पहुंच वस्तुएं हैं वो इसमें पहुंचाई जा सकती है। तो ये भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट 1-1.5 नंबर का प्रश्न रहता है, सीमावर्ती सड़कें किसे कहते हैं और इन सड़कों का क्या महत्व है या फिर इन सड़कों के क्या लाभ हैं। तो 3 लाभ हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता होती है, फिर सारा काम अपने आप ही आसान है, वो हो जाता है। चलिए, तो अब तक आपने क्या कर लिया? परिवहन के साधन, परिवहन क्या है, परिवहन जाल क्या है, परिवहन एक उद्योग है उसको जान लिया। फिर स्थल परिवहन से जुड़ी हुई 11 लाइनों पर हमने बात कर ली। फिर हमने कहा एक एक को समझेंगे, तो सड़क से जुड़ी हुई कच्ची सड़कें, पक्की सड़कें, उनसे जुड़ी हुई बात वो जान ली, और उसके बाद में हाईवेज के बारे में जान लिया, और इंटरनेशनल जो बॉर्डर होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा बॉर्डर के ऊपर जो सड़कें बनी होती है उनके लाभ के बारे में हमने जान लिया। तो सड़क वाला टॉपिक अपना कंप्लीट है, वो हो जाता है। अब अगली वीडियो क्लास के अंतर्गत हम इसी स्थल परिवहन के कौन से 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे रेल मार्ग और पाइपलाइन परिवहन को जान लेंगे अगले वीडियो क्लास में। तो अब चलते चलते हम एक प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं, और इस प्रश्न का जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। भी दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें हैं वो क्या कहलाती है? आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार है, वो रहेगा। इसी प्रकार अच्छे से समझते चलिएगा और बढ़ते चलिएगा, क्योंकि अपना मिशन है अब की बार 90 पार। चलिएगा, फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।